आकांक्षा, आपको पता है कि दुल्हा को बारात में घोड़ी पे क्यों बिठाते हैं? नहीं, क्यों बिठाते हैं? इसलिए क्योंकि उसको आखिरी मौका दिया जाता है कि वो भाग जाए। रबिया, आई थिंक जोक ठीक ही था, बट आई थिंक यू शुड नॉट डू कॉमेडी. लेट्स लीव इट टू द प्रोफेशनल्स. आज हम बात कर रहे हैं, आओ बात करें कि इस प्रोग्राम में कॉमेडी के ऊपर, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं. और आज हमारे साथ इंडिया से हैं, यूपी से रवि गुप्ता. और तुम्हारी तरह वो जोक्स नहीं मारते क्योंकि उनके यूट्यूब पर बहुत सारे व्यूज़ हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं ताबिश हाशमी। ताबिश पाकिस्तान के टॉप मोस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक हैं और आज हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से. थैंक यू बोथ, आप दोनों को वेलकम हमारे प्रोग्राम आओ बात करें में. और हम शुरुआत करेंगे ताबिश से. तो मेरा पहला सवाल ताबिश से है. ताबिश, कैसी चल रही है कनाडा की ठंड में कॉमेडी? सीटे वीटे गर्म है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले तो सबको आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ सुबह सुबह उठा के बुला लिया. लेकिन हाँ, कनाडा में बहुत सर्दी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जोक से इसमें इजाफा ना करूँ. तो आई एम कीपिंग इट हॉट. और सीट बहरहाल अभी गर्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठंडी है, मगर मैं ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू कर लूंगा गर्म उसे. जी. और रवि, आपसे पूछना चाहते हैं, अभी रबिया इतना घटिया जोक उन्होंने मारा, और मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया में जो है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं हमारे माँ बाप हमको, लेकिन आप बन गए हैं स्टैंड अप कॉमेडियन. तो ये कैसे हुआ है? थोड़ा सा जर्नी बताइए अपने बारे. मैं बाकायदा बहुत पढ़ाई कर ली मैंने, और 18 साल में पढ़ता चला गया. इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए भी कर लिया, फिर नौकरी भी की. 15 साल नौकरी की, और ऐसी फील्ड में की जिसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं की. मतलब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, एमबीए मैंने मार्केटिंग में किया है, जॉब मैंने 15 साल सप्लाई चेन की फील्ड में की है. तो ये सब करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जो ह्यूमर है, ये कॉमेडी है, जो मैं किस्से कहानियां फ्री में सुना रहा हूँ लोगों को, इसको मैं कमर्शियल भी कर सकता हूँ. तो जो काम मैं बेसिकली गली मोहल्ले में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था, उसको जब एक बार मैंने स्टेज पे किया तो लोगों ने पैसे फेंकना शुरू कर दिए. या फेंकना नहीं शुरू कर दिया, मतलब ये तो गलत टर्म लगेगी थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कर रहा था कुछ. उन्होंने देना शुरू कर दिए पैसे. तो जब उन्होंने देना शुरू कर दिए तो मैंने कहा कि क्या फायदा, इतने लोग इंजीनियरिंग कर करके निकल रहे हैं, रोज हर साल हजारों लोग निकलते हैं इंजीनियरिंग कर करके. अब इतना तो कुछ प्रोजेक्ट बन भी नहीं रहे मुल्क में कि इतने इंजीनियर्स लगे उस पे. तो कुछ ऐसा करना था कि जिससे मतलब ज्यादा पैसे. अच्छा, इसमें काम में बहुत पैसे, सच्ची बात ये, और कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि मुल्क बदल रहा हूँ. तो बेसिकली ये काम पैसों के लिए कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे मिलते हैं इसलिए करते हैं. भाई, इंजीनियर को कहाँ मिलते हैं पैसे, आप बताएं. आपने कोई इंजीनियर अमीर आदमी देखे? नहीं, अमीर आदमी तो रवि भी नहीं है रवि? वो इंजीनियर भी हाँ, नहीं ये होंगे. मैं बोलता तो हूँ, लेकिन अब ऐसे बोलोगी तो फिर ठीक नहीं लग रहा मुझे. सुनने में नहीं अच्छा लगता. नहीं, अमीर दिल की अमीरी है, लेकिन आप भी इंजीनियर ही रहे हैं. हाँ, नहीं नहीं, ये सब इनकम टैक्स वगैरह सब बचे रहे. ठीक है, गरीब हूँ मैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, खाने का मामला नहीं है. मैं गरीब हूँ. रवि, लेकिन कैसे सोचा कॉमेडी, कैसे सोचा इस तरह के माहौल में जब पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? आपने कैसे सोचा कि आपको कॉमेडियन बनना है? ये किसके लिए सवाल है, मेरे लिए? आपके लिए, आपके लिए. अच्छा, मैंने यार कॉमेडियन बनने का ऐसा कभी प्लान था नहीं दिमाग में. मैं जो है, मैंने फाइन आर्ट्स किया, वो भी घर से लड़ाई झगड़ा करके. मेरे आर्ट्स में इंटरेस्ट था, पापा का मन था कि सीए वगैरह कुछ कर ले, ढंग का काम कर ले. बट फिर मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया 4 साल मैंने. उसके बाद फिर मैंने 3-4 साल जॉब किया और कर रहा था. बट मुझे हमेशा अंदर से लगता था कि मेरे अंदर एक ह्यूमर वाला जो कीड़ा है वो है, दोस्तों के बीच हमेशा थोड़ा सा माहौल बना के रखता था. तो वो जब तक जॉब कर रहा था हमेशा कंफ्यूज रहता था कि कुछ और करना है, क्या करना है. फिर कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, देखे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको देख के लगा कि ये किया जा सकता है. तब तक मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूँ या क्या करूँ, थिएटर कर लूँ. बट सब बहुत घटिया. थिएटर वगैरह किया था मैंने कॉलेज में, बहुत गंदा एक्टर हूँ मैं. तो फिर स्टैंड अप की तरफ मेरा थोड़ा सा रुख हुआ, और फिर मैंने कुछ ओपन माइक्स करने शुरू किए. समहाउ धीरे धीरे पता चलने लगे कि आई एम डूइंग गुड, और फिर धीरे धीरे जर्नी चालू हो गई. और तब तक जॉब मैंने छोड़ी नहीं थी. जॉब अभी मैंने कुछ दिन पहले छोड़ी है. तो घर वालों को भी कोई उनको मतलब नहीं था, लड़का पैसे कमा रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं. और तुम मेरे से पूछ रही थी रवि के बारे में, रवि यूपी से हैं.
हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी रवि कि यूपी से इतना कंटेंट कैसे आता है आपके हर टॉक शो में या आपके हर स्टैंड अप कॉमेडी शो में यूपी का बहुत जिक्र है, तो हम एज बीइंग अ पाकिस्तानी आई वांट टू नो दैट कैसे आता है इतना कंटेंट वहां से। देखो यूपी जो जगह है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बात करी थी यूपी के बारे में, कुछ तमंचे वाली चीजें, तो वहाँ वो चीजें हैं। मतलब वहाँ जो है तमंचा दिखा के सामने वाले का तमंचा लूट ले रहे हैं लोग, गन। और वो कहानी ऐसे तो स्टूडियोटाइप किया गया, इतनी चीजें नहीं, बट ये चीजें हैं कहीं ना कहीं। लोग ना बड़े मस्त हैं यूपी में ना। और स्पेशली फिर मैंने ग्रेजुएशन बनारस से किया, तो बनारस एक बड़ी अमेजिंग जगह है जहाँ हर आदमी राजा है, हर आदमी एटीट्यूड में ही घूम रहा है वहां। कोई नहीं, मतलब हर छोटा बड़ा आदमी, छोटा कोई है ही नहीं वहां पे। हर आदमी अपने में तो बड़ा ही है कि पान वाले से भी ना तुम 2 मिनट बात करोगे तो लगेगा मैंने कहाँ का ज्ञान सोख लिया इससे ज्यादा। तो वो जगह बड़ी अतरंगी है और वहां पर आपको हर जगह कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें, पान वाले के पास ही गया मैंने, मेरा जो बहुत पहले वायरल हुआ था कि मैं बोला कि भैया पान लगा दो, उसने बोला कौन सा पान लगाए, मैंने बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा, मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें। तो वहां पे चीजें इतनी चल रही हैं हर जगह, आपको एफर्ट ज्यादा मानना ही नहीं पड़ता, आप बस वहां की चीजें नोट कर लो और आपका जोक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फ्लेवर वहां से हूं मैं। और मुझे लगता है कि जो इंसान कहीं पर भी ट्रेवल कर रहा है, अगर घूम रहा है, तो एक इंसान का जो जो वो पूरा इंसान अपना जो कल्चर अगर लेके चलता है, तो वही तो चीजें हैं जो जिसके बारे में और लोगों को पता चलती है कि ये वहां से आया है और वो वहां की क्या बात होगी। तो दैट्स व्हाई यूपी मस्त है। और ताबिश, आप भी कराची वाले हैं, आप भी कम नहीं है। अब ऐसा है कि जो रवि ने कहा वो मैं उसके बारे में कहूंगा सेम एज अबव। वो अक्सर ऐसा फॉर्म में लिखते हैं ना, ऊपर एक एड्रेस मांगते हैं आपका करंट एड्रेस और उसका परमानेंट एड्रेस, उसमें आप सेम एज अबव लिख देते हो। तो जो अभी इसने रवि ने कहा एग्जैक्टली कराची की भी यही स्टोरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग कराची में, मैं हमारी पूरी फैमिली यूपी से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई है, और क्योंकि इतने सारे लोग यूपी से माइग्रेट करके कराची आए हैं तो ज्यादातर कराची की भी स्टोरीज और यही कॉमनैलिटीज की हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली ऐसा ही है। कराची में भी आप पान की दुकान पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल ये कम्युनल वॉशरूम्स होते हैं रोड के ऊपर, तो वहां पर अब पान वाले हर कोई कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए रेडी बैठा होता है। अब कम्युनल वॉशरूम में मैं एक बार गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हिसाब है, कहने लगा भाई छोटा 10 का, बड़ा 5 का, बड़ा 20 का। तो मैंने कहा छोटा करना है, तो कहने लगा कितना छोटा। तो इस तरह के आपको पता है हर जगह आपको मिलेंगे। कुछ लोग ये चीजें माइंड कर जाएंगे, मगर एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन मैं ये कहता हूँ अक्सर कि हम एक स्पंज की तरह होते हैं। हम अपनी सोसाइटी की तमाम चीजें, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो अक्सर कॉमेडिक उसमें निकलती हैं बाहर। बहुत दर्दनाक कहानियां होती हैं। हम कौन सा, जैसे वो बता रहा है तमंचा देके तमंचा छीन लेते हैं, तो हमारी भी कराची की ऐसी कहानी है कि एक बार हम क्रिकेट खेलने गए, वो गली क्रिकेट होती है ना, तो उसमें वो बैटिंग साइड का अंपायर बनता है हमेशा। तो मैं अंपायर बना हुआ था, तो जो बॉलर आया उसने पहले अपना वॉलेट दिया, अपना मोबाइल दिया, वो अंपायर के पास रखवाते ना सारी चीजें, माँ की हाँ, दुआएं, घर की हाँ। जायदाद। वो अंपायर ने सारी चीजें जमा कर ली, आखिर में उसने मुझे अपनी गन भी दे दी। वो अंपायर गन पकड़ा खड़ा है, सारे सामान। फिर वापसी में जब उसका ओवर हो गया, उसने मुझसे घड़ी ली, अपना मोबाइल लिया, वॉलेट लिया, अपनी गन ली, फिर मेरा मोबाइल लिया, मेरा वॉलेट लिया, फिर चला। तो अब ये सब चीजें हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो जाहिर बात है। और करें क्या, आप मुझे बताओ, दोनों मुल्कों के जो आम जैसे मेरे जैसे और रवि जैसी शक्ल के लड़के हैं, उनके पास ऑप्शन ही क्या है कॉमेडी करने के अलावा। अच्छा, एक बात और बताएं ताबिश, आप जो शो करते हैं हंसना मना है, उसमें मैंने कितनी बार सुना है आपका एक तकिया कलाम बन गया है कि भाई हैप्पी एंडिंग वाला। ये क्या है हैप्पी एंडिंग? हैप्पी एंडिंग देखे ना भाई, देखे हम इंडियन फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, उसमें वो अक्सर फॉर्मूला होता था कि आखिर में एंडिंग हैप्पी होती है। फिर हम थाईलैंड जाने लगे तो हमें पता चला नहीं नहीं, ये फिल्म, इंडियन फिल्मों की हैप्पी एंडिंग अलग है, थाईलैंड में अलग है। अब इसका हुआ ये कराची में परसेप्शन अलग हो गया ना। अब देखिए हम मैकेनिक के पास जाते हैं हम लोग, तो गाड़ी का जो मैकेनिक होता है उसने भी मेन्यू कार्ड बना रखा है अपना। अब वो कहता है कि भाई फुल वॉश इतने की, हाफ वॉश इतने की, ये इतने का, और आखिर में कहता है हैप्पी एंडिंग। अब मैंने जब वो मेन्यू कार्ड में पढ़ा हैप्पी एंडिंग, मैं परेशान हो गया। मैकेनिक की दुकान पे ये चीज पढ़ने वाली नहीं थी, तो मैंने उसको बुला लिया। मैंने कहा इधर आओ भाई, ये करोगे कैसे। तो कहने लगा अच्छा आपको पता है इंडिया हो पाकिस्तान हो, यहाँ पे मैकेनिक का गुटखा जरूर खाता है। वो आपके यहाँ पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मसाला कहते हैं, कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं गुटखा, पान गुटखा जो होता है। तो सेम वो हियर। हमेशा यूं 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 रहता है उसका ना। वो गुटखे की जैसे, हमेशा गुटखा खाने वालों की एक खास बात है, इनका सर हमेशा फखर से बुलंद रहता है, यूं रहते रहते। तो नीचे देखें,
गुटखा गिर जाएगा। तो वो आपको कहता है भाई सर हैप्पी एंडिंग वैसे खास चीज नहीं है, बस गाड़ी को ऊपर करते हैं, नीचे से तेल लगा देते हैं। इस तरह की कॉन्वर्स तो ये इस तरह के है। और बाकी कोई ऐसा इसमें कोई भाई डबल मीनिंग वाली मैं बात। मेरे दिमाग में आया तो था कि तुम स्टार्टिंग में बोले कि हैप्पी एंडिंग थाईलैंड, फिर जब बोला कि ये गुटखा वाला दे रहा है तो मेरा जाने का मन अब नहीं रहा है उधर। हाँ हाँ हाँ। रवि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा कि पैंडेमिक में लोगों की या तो डाइवोर्सेस हो रही थी या फिर आबादी बढ़ रही थी, बच्चे हो रहे थे, तो इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का एक बूम था। फिर उसके बाद लोग डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप मुझे ये बताएं कि कंटेंट के हवाले से अभी इंडिया में क्या सीन है? देखिए, पहले तो पैंडेमिक की बात अगर मैं करूं, जब पैंडेमिक आया तो जो जॉब मैंने छोड़ी थी वो मैंने फिर पकड़ी, ठीक है। उसी कंपनी में मैंने जॉब पकड़ी, ठीक है। और और फिर उनसे गिड़गिड़ाया कि भाई देखो, ऐसे गिले शिकवे तो होते रहेंगे, तुम्हारे लिए मैं काम आऊंगा ही अभी, और तुमको भी जरूरत है। फिर वापस किया। पैंडेमिक जाते ही फिर मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, अब अगले पैंडेमिक में फिर जाऊंगा मैं, वो देखेंगे, वो अपनी चीजें। कॉमेडी का हालात थोड़ा ऐसे था कि जैसे सारी चीजें डिजिटल हो गई थी वैसे कॉमेडी भी डिजिटल हो गई, बट डेफिनेटली जैसे सब में डाउनफॉल आया था तो वैसे हमारा धंधा भी डाउन हो गया था। और उस टाइम तक मेरा कुछ खास काम चल भी नहीं रहा था, दैट्स वाई ये सारी चीजें। मेरा गेम शुरू हुआ था पैंडेमिक के बाद। एक वीडियो वायरल हुआ, कल की चिंता नहीं करता, वो पैंडेमिक के जस्ट बाद हुआ था। तब तक मेरी गुर्बत वाली जिंदगी चल ही रही थी और मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार था जिससे पैसे आ सके। लूट मार कर नहीं सकता था क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, तो घर पे ही मैंने जॉब का ही एक तरीका ढूंढा और तभी मैंने जॉब करी। पैंडेमिक में हालत सबकी खराब थी, मेरे ख्याल से कॉमेडी भी जो है थोड़ी डाउन हो गई थी। और जो कॉमेडियंस जो जिनका अच्छा चल रहा था वो थोड़ा आराम ले रहे थे, और जिनका चल ही नहीं रहा था वो खुश हो रहे थे कि चलो इनका भी नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया। सही। लेकिन ताबिश, आपने उल्टा किया, आप डिजिटल से टीवी पे मूव हुए इस दौरान। और मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मेरे को क्यूरियोसिटी इस बात की है कि इंडिया में तो बहुत ऑडियंस है टीवी पर कॉमेडी की, पाकिस्तान में क्या है, रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? अच्छा, एक तो मेरा उल्टा दो तरीके से उल्टा हुआ। ऐसा तो कि मैं अपना जो मेरा जो रीजन फॉर माय फेम है वो टू बी ऑनेस्ट मेरा डिजिटल शो था जिसमें मैं इंटरव्यूज करता था। वो मैंने रिकॉर्ड कराए थे 2018 के दिसंबर में लास्ट में बिल्कुल, और फिर मैं कनाडा आ गया था। वो रिलीज ही नहीं हुए वो। अच्छा, मुझे ये पता था कि जिस दिन ये रिलीज होंगे ये कुछ कर देंगे, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुए। उनको रिलीज होते होते 9 महीने लग गए जब मैं कनाडा आ चुका था और मैं यहाँ नौकरी कर रहा था और अपनी जिंदगी में मगन हो चुका था। मतलब ऐसा था कि वो नहीं होता, वो अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं कि एक आदमी एक जमाने में बड़ा क्रिकेटर होता है, फिर वो नशे में पड़ जाता है, फिर वो कचरे में पड़ा होता है, और फिर वो रिडेम्पशन का उसका इकबाल टाइप स्टोरी लाइन थी। तो मैं वो बेसिकली कनाडा में आके ना, गुर्बत गुर्बत तो नहीं थी मगर नौकरी पेशा था, कर रहा था काम। एकदम से वो शो वहां रिलीज हो गया पाकिस्तान में, और मैं यहाँ पे तो वही नल्ला था लेकिन पाकिस्तान में मैं हिट हो गया था। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं अब इतना हिट हो गए तो आप सीजन 2 भी कीजिए। सीजन 2 मैंने वहां एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया, मैं सीजन 2 पूरा रिकॉर्ड कराया मैराथन, और फिर वापस आ गया। वो और ज्यादा हिट हो गया। अब बाय दिस टाइम कोविड था, लोग घर पे बैठे हुए थे, तो वो बहुत देख रहे थे उस शो को। अब वो इतना देख रहे थे कि वो वहां का सबसे टॉप डिजिटल शो बन गया। और वो उसकी जो 2-3 एपिसोड्स थी वो लॉन्गेस्ट ट्रेंडिंग एपिसोड्स थी यूट्यूब पे, नंबर 1। तो मुझे कोविड ने अमीर किया बेसिकली। उसके बाद फिर जब कोविड हो गया और मैंने दोबारा पाकिस्तान गया, मैंने एड्स किए, दोबारा ये शो किया। इसके 3 सीजन रिकॉर्ड हो गए। अब जो था मुझे लगने लगा कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, मैं दोबारा सीजन 4 करूंगा तो या फेल होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो एक इकोनॉमिक्स की टर्म है वो इस पे अप्लाई होना शुरू हो गई थी। मैं बीच बीच में हिंट्स देता रहूंगा कि मैंने पढ़ाई की हुई है। तो अब हुआ कि अब ये सब कुछ हो गया, तो फिर अब टीवी वालों ने कहा कि यार जाहिर बात है जब किसी मुल्क का मीडिया होता है ना और एक शो बहुत ज्यादा हिट होने लगा, खबरों में आने लगा, इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज बनने लगी, बात होने लगी, तो उन्होंने कहा यार इस बंदे को घेर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे घेर लिया। अब हुआ ये कि जब वो टीवी की ऑफर की तो आपको मना करने का एक तरीका होता है, आप बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें मांग लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई चल आपका इतना बनता ही नहीं है, आपको नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमें कबूल है। अब बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के
कि जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी शर्तें कोई कबूल कर ले तो आप क्या मना कर देंगे उसको? मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, और मैंने इसको चैलेंज लिया कि यार टीवी लोग नहीं देख रहे हैं, डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, अगर मैं टीवी पे कुछ ऐसा कर दूं कि वापस थोड़ा सा ऑडियंस टीवी की तरफ आना शुरू हो जाए तो मेरा क्या जाता है? रवि, बाउंड्रीज पुश करनी पड़ती हैं जैसा ताबिश ने कहा, तो जब आप अपना कंटेंट प्लान करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में ये एक बात है कॉमन कि लोग बुरा मान जाते हैं, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो सुनना नहीं चाहते, तो जो चीज़ दिमाग के ऊपर से नहीं गुजरती जैसे ताबिश ने कहा, तो जो समझ में आ जाती है उस पर रिएक्शन भी आता है। आप कहाँ तक अपनी लिमिट स्ट्रेच करते हैं एक कंटेंट या एक टॉपिक को चूज करते हुए? देखिए, एक समय आने के बाद मैंने बुरा मानने वाले के ऊपर बुरा मानना छोड़ दिया, क्योंकि क्या बात क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आदमी इतना सेंसिटिव है कि अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, चलो पॉलिटिकल या कुछ कंट्रोवर्सी हो गई वो अलग चीज है, पर अगर आप सिर्फ अपने जूतों की बात कर रहे हो तो उस पर बुरा मान, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड है और मैं मान लो मजाक उड़ा रहा हूँ, कॉमेडी कोई तो चीज करोगे, तो ऐसा कोई कहीं पर भी दुनिया में कोई कंटेंट नहीं है जो किसी न किसी को ऑफेंड ना करता हो। और देखिए, कॉमेडी का एक जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं मजाक बनाना, मजाक उड़ाना ही है। कहीं ना कहीं आप जो है कुछ ना कुछ वो करके ही बता रहा, आप किसी को अप्रिशिएट करके कॉमेडी नहीं कर सकते। कुछ स्पॉन्टेनियस करते हैं, व्हाई डोंट वी गिव देम अ सिचुएशन? अगर आप आपस में कुछ स्पॉन्टेनिटी में बात करें। बिल्कुल। और रवि भाई आप देख रहे हो आर्टिस्ट किस तरह एक्सप्लॉइट होता है, हम इस काम पे यूजुअली पैसे लेते हैं। इसके लिए हम तैयार नहीं थे, पॉलिटिक्स पे बात कर लो, चलो ठीक है। देखिए, इसके लिए तो अरे हम सब कुछ स्पॉन्टेनियस ही करते हैं, उस काम का तो हम पैसा ले रहे, ठीक है रवि भाई। देखिए, आपकी सीट ठंडी, आप फ्रीज हो रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी गर्मी लाई जाए प्रोग्राम में। रवि, आपने पान के ढाबे का जिक्र किया, पान का जिक्र किया। लेट्स सपोज आप दोनों एक पान के ढाबे पे खड़े हुए हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना है एक दूसरे से, लेकिन अपने सिटी का नाम नहीं बताना और लंबी लंबी फेंक के बताना है कि आप कहां से हैं। स्टार्ट करते हैं रवि से। हाँ तो भाई, मैं ताबिश भाई के साथ हूँ, और देखिए हमारी नवाबी के किस्से तो बहुत सही हैं, आपको तो पता ही होगा। आपकी जो पान की दुकान है तो हम कब तक खरीद सकते हैं, पर अभी हमको एक सिगरेट चाहिए। सिगरेट मैं पीता भी नहीं हूँ, इनको चाहिए। हाँ, माचिस मुझे दे दो, और ताबिश भाई बताएंगे। अरे पान की दुकान पर डिस्कशन करने थे, पहले हमें कॉमनैलिटीज देखने थे पान की दुकान पे, कि इंडिया की पान की दुकान भी वैसी है जैसे हमारी है। भैया एक बात बताएं रवि, आपके पान वाला जो है जब वो पान बनाता है, हमारा पान वाला जब पान बनाता है तो वो जो उसका काउंटर बना होता है ना, पान की दुकान पे चीजें रखी होती हैं, तो वो रैंडमली चीजें उठा रहा होता है बगैर देखे। रवि भाई आपको समझ में आता है पान वाला बगैर लिखे खाता याद कैसे रखता होगा? इसको कैसे पता है मेरे 2 पान लिख ले और मेरा वाला पान बना दे? इसको पता होता है, सब पूरे मोहल्ले का इसको पता होता है मेरा वाला पान बना दे। या अगर वो कोई आदमी प्रॉक्सी भी बेचता है कि जा बाबू के पास जा और बोल जमशेद भाई का पान बना दे, तो वो जमशेद भाई का पान उसे याद होता है। ये कैसे करते हैं सब? यूपी में पान वाले इसलिए पान का खाता याद रखे क्योंकि उनको अपनी दुकान नहीं जलवानी। ओहो। और रवि, तो आप तो बड़ी बड़ी जगहों, प्रतापगढ़ वगैरह से आते हैं, तो सीरियसली एनीवे आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट। मैं पान वाले की दुकान के पास गया था, मैंने बोला भाई पान में थोड़ा चूना लगा देना। बोला कि हमारे पास तो कम हो गया, अब सरकार तो लगा ही रही इतना सारा। ताबिश, आपका क्या ख्याल है चूने के बारे में? हमारी सरकार जो है वो अब इतनी वो हो चुकी है केयर फ्री, क्या वो चूना भी नहीं लगाते। वो कहते हैं क्या यार, ऐसी वो मुंह पे बोल देते चलो बेवकूफ बनो, हम बन जाते। ऐसे चूना वूना नहीं लगवाते हम लोग, इतना हमारा खुला है, यूज्ड टू हो गए हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हम कहते हैं ठीक। ऐसे मुंह पे कह देते हैं हम, आउट इन द ओपन। अब ऐसा नहीं कि दिल में रख ली बात, ऐसे नहीं, बस मुंह पे कह दो। मुंह पे ही कहनी चाहिए। रवि, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी कॉमेडियन है जिसको आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, या जिसने आपको कभी हंसने पर मजबूर कर दिया? देखिए, अभी तो भाई का ही शो देखा, हंसना बनाया, मुझे बड़े मजा आया है, काफी बढ़िया तरीके से, और एकदम चमचमाते हुए जो है। ये अभी यहाँ सिकुड़े बैठे हैं पर वहां एकदम माहौल बना के रखते हैं। और मुझे फ्रेम छोटा है, फ्रेम छोटा है।
हाँ, पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया जैसा स्टैंड अप सीन, स्टैंड अप कॉमेडियंस उतने ज्यादा उस तरह से नहीं पॉपुलर हो रहे हैं, या नहीं हो पा रहा सीन वहां पे बन पा रहा। बट अगर मैं कुछ मेरे फेवरेट की बात करूं, मुझे मोइन अख्तर साहब बड़े बड़े पसंद जो है मैंने एक रैंडमली ही जो है बीच में उनका ऐसा इंटरव्यू देखने को मुझे लगा, बहुत सीरियस कोई इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं पहले जब ड्राइंग काम करता था, जॉब करता था, तो मैं ऐसे इंटरव्यू सुनता रहता था। तो उनका इंटरव्यू मैंने शुरू किया सुनना, और मुझे लगा कोई बड़ा जहीन सा आदमी बड़ी बातें कर रहा है, पर बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार वो सटायर है। वो इतना बढ़िया सटायर, इतना सटल तरीके से उस लेवल की राइटिंग जो मकसूद साहब साथ में बैठ के लिखते थे, और सारा लिखा उनका होता था और वो करते थे, और एक एक कैरेक्टर जो है अलग से निकल के आना, वो आदमी आप डाउट में रहोगे कि ये सही सही में बंदा है, ये सेम ही बंदा है। सो वो मैं बहुत इंप्रेस रहा हूँ उस राइटिंग से, उस क्राफ्ट से, और जो वो करके चले गए। मुझे लगता है कि उस लेवल का इंटेलिजेंट ह्यूमर जो है अभी तक मैंने और कहीं पर भी नहीं देखा, न सुना है। जी। और ताबिश, आप किनको फॉलो करते हैं इंडिया से? मुझे एक तो इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी हम सबको ही पसंद है। ऐसा लगता है कि बस ये हमारी आवाजें जो उस मुल्क से निकल रही हैं इतनी। तो हाँ, तो क्योंकि हम नहीं कर सकते तो हमें इनको देखकर, हम नहीं कर सकते का मतलब ये है कि हम अभी भी थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है। इंडिया में भी होंगे आई एम श्योर ज्यादा सेंसिटिव लोग, डेफिनेटली। मगर वहां पर जो नहीं है सेंसिटिव वो भी इतने ज्यादा हैं कि एक बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है, तो सेंसिटिव लोग इतने, हमारी ऑडियंस छोटी हो जाती है, वो लोग जो हमें बर्दाश्त कर पाते हैं। तो उस डर की वजह से हम बहुत सारी चीजें जो हमारे इंडिया के भाई कर पाते हैं, हमारे पेटी भाई जो है ना इंडिया में, वो कर पाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि यार ये हम करना चाहते हैं, मगर वो मेरे भाई के मुंह से निकल गया। तो मुझे अभिषेक अभिमन्यु बहुत अच्छा लगता है। मुझे जाकिर, जाहिर बात है हम सबको अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और ताबिश से मैं थोड़ा सा अलग सवाल पूछना चाहती हूँ लास्ट में, कि पाकिस्तान में जो कॉमेडी सीन है उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि आदमी होते हैं, औरतें बहुत कम है, लड़कियां बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है, रबिया अच्छी कॉमेडी नहीं करती लेकिन लड़कियां फनी होती हैं। इसीलिए क्योंकि बगल में कोई डीमोरलाइज करने वाला बैठा। नहीं 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 नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ ताबिश से कि क्या कोशिशें लड़कियां कर सकती हैं कि इस सीन में भी वो अपनी पहचान बनाए? अच्छा, ये तो सब कुछ इवॉल्व होना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी लड़कियों की है या 50% हाँ। है ना, ठीक है, कम ही है। दुनिया में ऐसा है, दुनिया में कम है। तो होता क्या है कि वो इंडिया पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात करूंगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ एक मोमेंटम चला आ रहा है कि जब लड़कियों को खास तौर पे कहा जाता था कि लड़कियां ज्यादा हंसती नहीं है, बेटा लड़कियों का काम नहीं हंसना, लड़कियां नहीं इतना खिलखिलाती, ये बचपन से सुनती आ रही होंगी बहुत सारी लड़कियां। तो ये एक मोमेंटम चला आ रहा है। तो वो क्या है कि उनकी जो क्रिएटिव वो थी ना, वो उन्होंने एक्सप्लोर ज्यादा नहीं की, अब करना शुरू किया। अब लड़कियों ने इवॉल्व होना शुरू किया है, कॉमेडी करने आई हैं एटलीस्ट स्टैंड अप। पहले तो ये टैबू था, अलाउड ही नहीं था कि लड़कियां पहले हंस नहीं सकती, तो हंसा कैसे सकती है ये लड़की। तो वो जनाबे अली, वो एक मोमेंटम चला रहा है। तो अब इवेंचुअली कुछ लड़कियां हैं, मैं नाम लूंगा, नतालिया है लड़की, नतालिया गुल है, वो अच्छी, वो कॉमेडी कर रही है, उसको देखकर बहुत सारी लड़कियां और भी हैं, फातिमा है, ये वो सब बहुत सारी हैं। लेकिन अब क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसा है कि लड़के अभी भी, क्योंकि लड़के तो बचपन से कर सकते हैं ना, अलाउड होता है, हंसो खेलो, अरे मेरा लड़का है ये तो अभी शरारती है, इसकी शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगा, तो वो तो कर रहा है बचपन से। मगर लड़कियों के ऊपर तो पाबंदियां थी, तो अब वो हल्की हल्की होना शुरू हुई हैं, तो अभी आई है। अब नेक्स्ट 5-6 ईयर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही होंगी। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं एज अ सीनियर कमेडियन, अकबर चौधरी है सीनियर कमेडियन, वी विल मेक श्योर, हमें करना भी है और करेंगे भी कि हम ज्यादा लेकर आए सामने और कोच भी करें। नो, ये बिल्कुल बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात आप कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरत है मेंटर्स की इस फील्ड में भी। आप दोनों ने आज हमें बहुत हंसाया है, ताबिश और रवि। बहुत बहुत शुक्रिया। निकालिए फिर पैसे निकालिए, पैसे दुआएं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने। आज रवि इतनी लेट हैं, इंडिया में रात में बात कर रहे हैं, ताबिश बहुत सुबह सुबह बात कर रहे हैं कनाडा में, और दोनों जगह बहुत अच्छा जाड़ा चल रहा है इस समय। सो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे भी काफी मजा आया बात करके, अपने दिल की बातें, कोई बात नहीं करता, कॉमेडियन अकेले होते हैं बहुत ज्यादा लाइफ में, तो आप लोगों की वजह से जो है आज थोड़ा ठीक लगा मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कॉमेडियन अकेले नहीं होते इतने, मेरे पास मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मेरा भाई ये बोलने की बातें होती हैं, ठीक है, अब तुम एकदम
अच्छा, मैं ऐसा है हूँ। कि कमेडियन को लुक भी तो देनी होती है कि वैसे मैं बहुत गम में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश आदमी हूँ, वैसे मैं बहुत गम में हूँ। अभी मैं आपको हंसा रहा हूँ, और मैं, मेरी यही तो ग्रेटनेस है कि मैं खुद मेरे लाइफ के लगे हुए हैं, मगर मैं आपको हंसा रहा हूँ।